करंटली जो स्लो लाइन है उसे हमें आगे डहाणू तक के कनेक्शन के लिए एक्सपेंड करना होगा, क्योंकि ये जो लाइन होगी वो फ्यूचर में बनेगी डेडिकेटेड सबर्बन लाइन जो डहाणू तक रहेगी। इस ब्रिज को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर और ईस्ट की तरफ एस्केलेटर की सुविधा मौजूद है। इस तरह से रियलाइन किया जाएगा कि जो नई फास्ट लाइन बनेगी विरार से डहाणू के बीच में, वो इसे डायरेक्टली कनेक्ट की जाएगी बिना किसी टर्नआउट के। पर शायद वाढवण पोर्ट आने के बाद विरार से डहाणू या विरार से वाढवण तक स्लो लाइन एक्सटेंड की भी जाए, इसी एलिवेटेड डेक के साथ ही मिलेगा विरार की मेन एंट्री को एक नया अट्रैक्टिव डिजाइन का फसाड। जो ये 12:20 वाली ट्रेन है वो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना की जाएगी। और कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि हमें विरार पूरी तरह से डिमोलिश करके नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या विरार नॉर्थ और विरार साउथ ऐसा कुछ बनाना चाहिए, जब भी यहाँ का जो रोड ओवर ब्रिज है उसकी जगह पर एलसी या फाटक हुआ करता था। Simeo. मुंबई की जो सबर्बन रेलवेज की वेस्टर्न लाइन है वो धीरे धीरे इस मुकाम पर बढ़ रही है कि सबर्बन लिमिट में जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और सबर्बन लोकल्स है वो पूरी तरह से सेपरेट कॉरिडोर्स पे चलेंगी, जिसके तहत बैंड्रा टर्मिनस से बोरोली छठी लाइन के काम कंप्लीट करके कमीशन हो चुके हैं। वही हमने हमारे एक प्रीवियस वीडियो में देखा कि बोरिवली से विरार के बीच 5वीं और 6ठी लाइन के काम तेज गति में शुरू हो गए हैं। और इसके पहले आपने मेरे कई सारे वीडियोस में जैसे देखा है कि विरार और डहाणू रोड के बीच में भी 2 एक्स्ट्रा सबर्बन लाइन के कंस्ट्रक्शन के काम शुरू है। बात करें अगर विरार बोरिवली 5th एंड 6th लाइन और विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग की, तो इन 2 प्रोजेक्ट्स में एक कॉमन चीज आती है, वो है विरार। और मैंने इसके पहले मेरे कई सारे वीडियोस में आपसे कहा है कि मैं विरार के रीमॉडलिंग पे एक इन डेप्थ डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने अब तक उस वीडियो पे काम शुरू नहीं किया था, क्योंकि अब तक जो हमारे पास डेटा था वो विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग के रिलेटेड ही था। लेकिन विरार स्टेशन न केवल विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग में बल्कि विरार बोरिवली 5वीं और 6ठी लाइन के तहत भी रिमॉडल किया जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 2 लाइन आएगी उन्हें भी अकोमोडेट करने के लिए हमें विरार का स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाना होगा। और सिंस इसके पहले हमने कभी विरार बोरिवली प्रोजेक्ट के बारे में जाना नहीं था, तो विरार के रीमॉडलिंग का वीडियो तभी बनाना एक इनकम्प्लीट प्रोसेस हो जाता कि विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ विरार बोरिवली 5th एंड 6th लाइन हम डायरेक्टली विरार के रीमॉडलिंग पे बढ़ेंगे। इससे इशू ये होता कि हम यहाँ पे कुछ जो मॉडिफिकेशन देखेंगे उससे आप रिलेट नहीं कर पाते कि विरार बोरिवली 5th एंड 6th लाइन किस काम के लिए बनेगा, कैसा होगा और विरार में उसका रोल कैसा होगा। लेकिन अब जब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में विरार बोरिवली 5वीं और 6ठी लाइन के बारे में डिटेल में जान लिया है, तो अब बारी है विरार के डिटेल्ड रीमॉडलिंग के बारे में जानने की। और करंटली अगर हम देखें तो विरार में कई सारे जो रीमॉडलिंग के काम है ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन या तो क्यूरियोसिटीज होती रहेगी, ये काम किस लिए चल रहे हैं, यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, फाइनल विरार का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो वो सब चीज़ें डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसे हमने हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस में देखा, वाढवण का वीडियो हो गया या विरार बोरिवली 5th एंड 6th लाइन का वीडियो हो गया, वैसे ही हम इस वीडियो को भी चैप्टर वाइज तरीके में देखेंगे। लेकिन उन वीडियोस में और इसमें एक फर्क ये रहेगा कि यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हर चैप्टर आप सिक्वेंशियली देखो, क्योंकि जब तक आप एक चैप्टर नहीं समझते तब तक आपको आगे के चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल नहीं समझ में आएगी। लेकिन उन वीडियोस की तरह ही आप आपके अवेलेबिलिटी के अनुसार और आपके टाइम के अनुसार जब चाहे तब ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। विरार स्टेशन से रिलेटेड यानी अगर आपको विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट जानने हो तो आप मेरे चैनल पर रेगुलरली देखते ही आए हो। वैसे ही इसके आगे आपको विरार बोरिवली 5th एंड 6th लाइन के अपडेट्स भी वैसे ही रेगुलरली मिलते रहेंगे। ये दोनों ही प्रोजेक्ट एमआरवीसी के हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में से है। इसके अलावा भी एमआरवीसी और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे पनवेल कर्जत सबर्बन कॉरिडोर हो गए या कल्याण बदलापुर क्वाड्रुपलिंग का हो गया। और आपको उन प्रोजेक्ट्स पर भी काफ़ी एक्टिवली काम होता हुआ दिखेगा। उन प्रोजेक्ट्स के रेगुलर अपडेट भी आप मेरे जैसे बाकी यूट्यूबर्स से ले सकते हो, जैसे जयदीप काणे हो गया या ड्रोनमैन हो गया। उनके चैनल पे आपको पनवेल कर्जत सबर्बन कॉरिडोर के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। वैसे ही कल्याण बदलापुर क्वाड्रुपलिंग के काम ज़्यादा होने पर आपको जयदीप के चैनल पे या पावर ट्रेन के चैनल पे आपको रेगुलरली देखने मिल सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ एमआरवीसी के और भी कई सारे काम आप एमआरवीसी की यूट्यूब चैनल पर डायरेक्टली देख सकते हो। अब विरार के पूरे नए लेआउट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विरार का करंट लेआउट कैसा है।
देखो, जो लोग विरार में रहते हैं या विरार के थ्रू डेली अप डाउन करते हैं उन्हें तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी होगी, लेकिन ये चैप्टर हमारे एक रिवीजन के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ जो टेक्निकल टर्म्स में यूज़ करूँगा उसको आपको रिलेट करने आना चाहिए। और ये चैप्टर मेरे उन व्यूवर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो शायद विरार या मुंबई से बिलोंग नहीं करते लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखने की और समझने की इच्छा रखते हैं। तो इस चैप्टर से मेरे सारे व्यूअर्स को विरार के एक्सिस्टिंग लेआउट और उसके जो नए मॉडिफिकेशन उसके एग्जीक्यूशन कैसे होंगे उसके बारे में समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगस्त 2017 में विरार के जो तभी के प्लेटफॉर्म नंबर्स थे उनमें से कुछ कंफ्यूजन दूर करने के लिए विरार के प्लेटफॉर्म्स को रीनंबर किया गया। तो हम यहाँ पर उन ओल्ड नंबर्स यानी 2017 के पहले के जो प्लेटफॉर्म नंबर्स है उनके भी बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हर प्लेटफॉर्म के एक्सप्लेनेशन के दौरान लेंगे। तो चलो देखते हैं कि विरार स्टेशन का 2025 का लेआउट कैसा है। शुरुआत करेंगे हम साउथ साइड से। यहाँ पर सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म आता है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये प्लेटफॉर्म मुंबई से विरार की ओर आने वाली लोकल्स के लिए एक टर्मिनल प्लेटफॉर्म करके यूज होता है जहाँ पर ट्रेन आके वहीं से रिवर्स चली जाती है। इस प्लेटफॉर्म से ट्रेन आगे नहीं जा सकती क्योंकि इसके आगे डेड एंड है, जिसके लिए इसे टर्मिनल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। 2017 के पहले इसे प्लेटफॉर्म नंबर 8 करके जाना जाता था क्योंकि ये टेक्निकली विरार का सबसे लेटेस्ट कंस्ट्रक्टेड प्लेटफॉर्म है। उत्तर की तरफ आगे बढ़ने पर आता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो 2017 से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 करके जाना जाता था। ये भी अभी की करंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 जैसे ही मुंबई की तरफ से आने वाली लोकल्स के लिए एक टर्मिनल प्लेटफॉर्म के तौर पे काम आता है। इसके ठीक बगल में आता है करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो 2017 के पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 करके जाना जाता था। ये भी सेम पहले दो प्लेटफॉर्म की तरह ही मुंबई से विरार की तरफ आने वाली लोकल्स के लिए टर्मिनल प्लेटफॉर्म यूज होता है। विरार बोरिवली क्वाड्रुपलिंग के बाद ये दो प्लेटफॉर्म स्लो लाइन के एंड पॉइंट बन गए और जो फास्ट लाइन थी वो आगे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म से आगे कंटिन्यू हो गई टुवर्ड्स डहानू। प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो एक आइलैंड प्लेटफॉर्म है उसके बगल का पार्ट आता है प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो 2017 के पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 करके जाना जाता था। ये प्लेटफॉर्म करंटली डाउन मेन लाइन का काम करता है, यानी जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है वो इसे दिल्ली की ओर जाने के लिए यूज करती है, जैसे मुंबई राजधानी हो गई या मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत हो गई, वो इसी प्लेटफॉर्म से आगे जाती है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन विरार में रुक के आगे जाने वाली हो वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर हॉल्ट लेती है। इसके जस्ट बगल में आता है करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 2017 के पहले का प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो अप मेन लाइन का काम करता है, यानी जो दिल्ली या अहमदाबाद की ओर से एक्सप्रेस ट्रेन आती है, जैसे दिल्ली मुंबई राजधानी हो गई या अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत हो गई, या साउथ की तरफ जाने वाली काफी सारी ट्रेन इसी लाइन से होके गुजरती है। वैसे ही विरार में हॉल्ट लेके मुंबई की ओर बढ़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन भी इसी प्लेटफॉर्म पर हॉल्ट लेती है। मुंबई से डहानू जाने वाली डायरेक्ट लोकल ट्रेन सर्विसेज इन्हीं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और प्लेटफॉर्म नंबर 5 का यूज करके आगे बढ़ती है। फिर आता है प्लेटफॉर्म नंबर 5 के बगल का प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो एक कॉमन लूप प्लेटफॉर्म है। 2017 के पहले इसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 करके जाना जाता था। ये प्लेटफॉर्म इजी वे में बोलो तो साइडिंग प्लेटफॉर्म या कॉमन लूप के तौर पे बाई डायरेक्शनल यानी दोनों तरफ के ट्रैफिक हैंडल करने के लिए यूज होता है। इसका मेजर यूज जो विरार से स्टार्ट होने वाली शटल या पैसेंजर ट्रेन से उनके लिए किया जाता है, जैसे विरार सूरत शटल या विरार वलसाड शटल, वो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से निकलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 और 6 का यूज मुंबई से विरार आने वाली और वहीं से रिटर्न जाने वाली EMU ट्रेन भी यूज करती है, यानी ये प्लेटफॉर्म कुछ सर्विसेज के लिए टर्मिनल प्लेटफॉर्म करके भी यूज किया जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बगल में जो लाइन है वो फ्रेट साइडिंग या गुड्स ट्रेन के लिए एक साइडिंग लाइन या स्टेबलिंग लाइन या पार्किंग लाइन के तौर पे यूज होती है। उत्तर की ओर बढ़ने पर आते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A जो 2017 के पहले प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 करके जाने जाते थे। ये प्लेटफॉर्म दहानू से विरार की ओर आने वाली लोकल ट्रेन के लिए टर्मिनल प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज होते हैं, जिन्हें साउथ साइड पर डेड एंड टर्मिनेशन है। विरार के ओल्डेस्ट लेआउट में ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, जब भी यहाँ का जो रोड ओवर ब्रिज है उसकी जगह पर LC या फाटक हुआ करता था। 16 अप्रैल 2002 में जब तभी के रेल मंत्री श्री राम नाईक जी ने दहानू से विरार के बीच मेमू ट्रेन इंट्रोड्यूस की, तभी इन प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ी और तभी इन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया। ये प्लेटफॉर्म आज के दिन में दहानू से विरार के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन को कैटर करने के लिए रेगुलरली यूज होते हैं। विरार के ओवरऑल लेआउट के साउथ में ही है विरार का कारशेड, जो टेक्निकली एशिया का सबसे बड़ा EMU कारशेड भी है। यहाँ से विरार की ओर और नालासोपारा की ओर सर्विसेज फीड की जाती है।
इस फैसिलिटी के कारण विरार स्टेशन को एडिशनल ईएमयू स्टेबलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साउथ में 2 ईएमयू स्टेबलिंग लाइन मौजूद है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A से निकलने के बाद आगे नॉर्थ वेस्ट साइडिंग करके एक लाइन मौजूद है, जिसका यूज काफी रेयरली होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हम आगे समझने वाले हैं। इसी के ठीक बगल में नॉर्थ ईस्ट साइडिंग यानी नारंगी यार्ड मौजूद है। यहाँ पर काफी बार यानी सैटरडे संडे जो वीकेंड्स रहते हैं, जब सर्विसेज कम चलती है, तब काफी बार यहाँ पर ईएमयूज पार्क की जाती है। इस यार्ड से निकल के बिना ज्यादा टर्नआउट लिए, बिना मेन लाइन को डिस्टर्ब किए विरार के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ईएमयू ट्रेन आ सकती है, जहां से आगे वो सर्विस के लिए कंटिन्यू की जाती है। काफी वक्त पहले यानी 2005 के भी पहले नारंगी यार्ड की जगह पर एक कोचिंग यार्ड जैसे हुआ करता था, जहां पर मेल एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन के कोचेस की मरम्मत या उन्हें स्क्रैप किया जाता था। अब हमने ये तो जान लिया कि विरार के प्लेटफॉर्म्स का लेआउट कैसा है। अब क्विकली जानते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशंस कैसे होते हैं। विरार के साउथ साइड में 2 कॉरिडोर की टोटल 4 लाइन मौजूद है, जिसमें से 2 लाइन स्लो कॉरिडोर के तौर पे यूज होती है और 2 लाइन फास्ट कॉरिडोर या मेन लाइन के तौर पे यूज होती है। वही अगर हम विरार के नॉर्थ साइड पे देखें तो वहां पर करंटली सिर्फ 2 ही लाइन मौजूद है, जिसका यूज ईएमयू ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन्स और जो गुड्स या फ्रेट ट्रेन्स है उनमें शेयर किया जाता है। मुंबई से विरार आने वाली ट्रेन्स प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर और कभी कभार 4, 5 और 6 पर रुक के वापस मुंबई की ओर बढ़ती है। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 और 6 इन कामों के लिए रेयरली यूज होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 डेडिकेटेड ईएमयू टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म्स है। उसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A भी धानु से विरार की ओर आने वाली ईएमयू ट्रेन्स के लिए एक डेडिकेटेड टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म है। पैसेंजर ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन्स, मुंबई से धानु की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन्स प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 और 6 का यूज करती है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 तभी यूज होता है जब भी कोई और हाई प्रायोरिटी ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए किसी ट्रेन को साइडिंग निकाला जाता है। एक क्विक नजर डालते हैं विरार के करंट पोर्टर्स की ओर, यानी जो प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने या ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए फुट ओवर ब्रिजेस या सबवेज जो है उनकी ओर। अगर हम साउथ साइड से शुरू करें तो सबसे पहले एक ब्रिज आता है जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टार्ट होके ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की ओर कनेक्ट करता है। इसको आप दोनों साइड से स्टेयर्स या सीढ़ियों के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगला एफओबी आता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के नॉर्थ एंड पर, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पे उतरता है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पे उतरता है और आगे ईस्ट में उतरता है। इस ब्रिज को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर और ईस्ट की तरफ एस्केलेटर की सुविधा मौजूद है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आता है विरार का सबवे, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्टार्ट होकर आगे सभी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करते हुए ईस्ट में एग्जिट करता है। इस सबवे को आप सारे प्लेटफॉर्म से स्टेयर्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। फिर थोड़े ही आगे आता है एक फुटओवर ब्रिज, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्टार्ट होकर सारे प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करते हुए ईस्ट की ओर एग्जिट करता है। स्टेयर्स के अलावा इसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पे एलिवेटर यानी लिफ्ट की सुविधा दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के नॉर्थ एंड पे देखिए तो यहाँ आता है विरार का करंटली सबसे वाइडेस्ट फुटओवर ब्रिज, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्टार्ट होकर प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 पर उतरता है, प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6 पे उतरता है और आगे ईस्ट में एग्जिट लेता है। इस ब्रिज पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर और ईस्ट में टिकट बुकिंग ऑफिसेस प्रोवाइड किए गए हैं। सीढ़ियों के अलावा इसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर एक एस्केलेटर दिया गया है। वैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इसको एलिवेटर की सुविधा दी गई है। करंटली अगर हम देखें तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का एस्केलेटर और जो वेस्ट का स्काईवॉक है उन्हें रीमॉडलिंग के तहत टेम्पररीली डिस्कनेक्ट किया जा चुका है। आगे प्लेटफॉर्म नंबर 3A की शुरुआत के पास हमें दिखता है एक और फुटओवर ब्रिज, जो वेस्ट साइड से शुरू होकर प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पे उतर के ईस्ट में एग्जिट करता है। इसके तीनों ही एग्जिट पे आपको सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट की सुविधा देखने मिलती है। और फिर आता है विरार का सबसे नॉर्थ मोस्ट फुटओवर ब्रिज, जो फिलहाल तो किसी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए जो कॉमन सिटीजन्स है जिन्हें रेलवे नहीं यूज करनी है लेकिन फिर भी ईस्ट से वेस्ट जाना है, उनके लिए काम में आता है। अगले चैप्टर में बढ़ने के पहले हम ये देख लेंगे कि इन फुटओवर ब्रिजेस के अलावा प्लेटफॉर्म की एंट्रीज कहाँ पर है और जो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी यानी जो रिक्शा स्टैंड या बस स्टैंड है उनसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है करंटली। फुटओवर ब्रिजेस के अलावा डायरेक्ट एंट्रीज करंटली सिर्फ पश्चिमी ओर से यानी वेस्ट साइड से ही मौजूद है, क्योंकि ईस्ट साइड में करंटली कोई भी होम प्लेटफॉर्म नहीं है। होम प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होता है जिसको एक्सेस हम बिना फुटओवर ब्रिज के यूज किए कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सटर्नल एग्जिट के साथ। तो अगर हम साउथ साइड से देखें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साउथ एंड पे एक एग्जिट मौजूद है।
आगे बढ़ने पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 के साउथ एंड पर हमें एक एंट्री मिलती है जहां से आप विरार के बस स्टैंड को एक्सेस कर सकते हो। फिर अगर प्लेटफॉर्म नंबर 2 के नॉर्थ एंड पे बढ़े तो यहाँ पर विरार की मेन एंट्री है जहाँ पर आपको रिक्शा स्टैंड वगैरह मिल जाता है। थोड़े ही आगे बढ़ेंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के साउथ एंड पर भी एक एग्जिट मौजूद है जहाँ से भी आप ऑटो वगैरह ले सकते हो। वही अगर ईस्ट साइड के एग्जिट की बात करें तो जो सबवे का ईस्ट एग्जिट है वहाँ पर आपको एक रिक्शा स्टैंड मिल जाता है, और जो हमने वाइडेस्ट एफओबी की बात की उसके भी ईस्ट एग्जिट पर विरार तालाब के बगल में आपको एक रिक्शा स्टैंड मिल जाएगा। तो अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि विरार का करंट लेआउट और प्लेटफॉर्म एमिनिटीज कैसी है। अब हम बढ़ते हैं विरार के नए स्ट्रक्चर की तरफ, लेकिन कौन सी चीजें कहाँ पे और किस लिए बनाई जाएंगी ये जानने के पहले हमें एक जानना जरूरी है कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है। मतलब हमें क्या क्या लगेगा, कितने एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म्स लगेंगे, कितने एक्स्ट्रा लाइंस लगेंगे, वो सब हम जान लेते हैं इस चैप्टर में। देखो, विरार में 2 प्रोजेक्ट एक साथ आ रहे हैं, विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग और विरार बोरिवली 5-6 लाइन। अगर बात सिर्फ विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग तक ही होती तो हमें ये पता था कि जो स्लो लाइन है वो हमें डहाणू तक एक्सटेंड करनी पड़ती, लेकिन विरार बोरिवली 5वीं-6ठी लाइन आने के बाद काफी सारी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो चुकी है। तो एक बार हम इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेते हैं, यानी कौन सी लाइन को हम क्या कह के एड्रेस करेंगे वो देख लेते हैं। विरार बोरिवली 5-6 लाइन का प्रोजेक्ट और विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम वेस्टर्न रेलवे के लेआउट को विरार एरिया में कुछ इस तरह देखेंगे। विरार के साउथ में जो चर्चगेट से विरार स्लो लाइन है वो वेस्ट में आके टर्मिनेट होगी। फिर चर्चगेट से डहाणू के बीच एक डेडिकेटेड सबर्बन लाइन रहेगी जिस पर ईएमयू लोकल ट्रेन सर्विसेज बिना किसी डिस्टर्बेंस, यानी मेल एक्सप्रेस या फ्रेट ट्रेन के डिस्टर्बेंस के बिना चलाई जाएंगी। और फिर मुंबई सेंट्रल या बैंड्रा टर्मिनस से डहाणू रोड तक हमें एक डेडिकेटेड मेन लाइन मिलेगी जिस पर जो पैसेंजर या मेल एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी अपनी जर्नी बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर पाएंगी। देखो, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो विरार और डहाणू के बीच के फास्ट लाइन है उस पर ईएमयू नहीं चलाई जाएंगी। जैसे आज भी विरार बोरिवली के बीच जो फास्ट लाइन पर ईएमयू सर्विसेज एज पर रिक्वायरमेंट चलती है वो तो फ्यूचर में ऑपरेशंस उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार किए जाएंगे, लेकिन बैंड्रा टर्मिनस से डहाणू रोड तक डेडिकेटेड मेन लाइन रहेगी, चर्चगेट से डहाणू तक डेडिकेटेड सबर्बन लाइन रहेगी और चर्चगेट से विरार तक सबर्बन स्लो लाइन रहेगी। ऑब्वियसली अभी कोई भी ये नहीं चाहेगा कि चर्चगेट से डहाणू तक मैं स्लो लोकल में ट्रैवल करूं। हालांकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर शायद वाढवण पोर्ट आने के बाद विरार से डहाणू या विरार से वाढवण तक स्लो लाइन एक्सटेंड की भी जाए, लेकिन वो आने वाला समय हमें बताएगा। अब देखो, विरार का जो रीमॉडलिंग किया जाएगा उसके लिए नीड्स के बारे में अभी जान लेते हैं। बोरिवली से विरार के बीच 2 एक्स्ट्रा लाइन ले की जाएगी जो विरार में आके टर्मिनेट होंगी, तो इन 2 लाइन को अकोमोडेट करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म्स लगेंगे। फिर करंटली जो स्लो लाइन है उसे हमें आगे डहाणू तक के कनेक्शन के लिए एक्सपेंड करना होगा, क्योंकि ये जो लाइन होगी वो फ्यूचर में बनेगी डेडिकेटेड सबर्बन लाइन जो डहाणू तक रहेगी। तो जो करंट स्लो लाइन है वो हमें कुछ इस तरह से मॉडिफाई करनी होगी कि वो आगे तक कंटिन्यू हो। फिर हमने विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट में देखा है कि विरार की साइड से जो 2 नई लाइन बनेगी वो एग्जिस्टिंग लाइन के ईस्ट में बनाई जाएगी, और जो करंट मेन लाइन है विरार के आगे वो तभी सबर्बन कॉरिडोर के काम आएगी, और जो नई बनेगी वो मेन लाइन के काम आएगी। तो अभी हमें ये पता है कि ये जो 2 नई लाइन जो मेन लाइन आएंगी वो विरार के एरिया में ईस्ट की तरफ से आएंगी, और फिर जो बोरिवली और विरार के बीच जो मेन लाइन कॉरिडोर रहेगा उसे हमें उन 2 लाइंस के साथ कनेक्ट करना होगा। तो ये कनेक्शन ईस्ट साइड से ही करना होगा। ये सब करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं पर भी कोई भी लाइन जब भी रीअलाइन की जाती है तो उसे ज़्यादा कर्वेचर ना आए, जिससे ट्रेन्स की जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो कम ना हो जाए, क्योंकि कर्वेचर पे ट्रेन्स को धीरे होना पड़ता है। तो हमें ये जो कर्वेचर्स है वो कम से कम रखने पड़ेंगे, और जो कोई कर्वेचर आ ही रहे हैं उन्हें हाई रेडियस का रखना पड़ेगा ताकि ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड में कोई कमी ना आए। और सबसे अहम बात जो हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे कि विरार का हम ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है वो ऑलरेडी पॉपुलेट हो चुके हैं। तो अगर हमें ईस्ट वेस्ट में एक्सपेंड करना है या एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाने हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि हम विरार को ईस्ट वेस्ट में एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो इतने लंबे ब्रीफिंग के बाद फाइनली हम जानते हैं कि विरार के नए प्लेटफॉर्म कहाँ बनेंगे, कौन सी लाइन रीअलाइन की जाएगी और लेआउट किस तरीके से चेंज होंगे। तो हम शुरुआत करेंगे सिक्वेंशियली, यानी पहले विरार डहाणू रोड प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देख लेंगे। अगर विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग के प्रोजेक्ट से ही शुरुआत करनी है तो हम नॉर्थ साइड से शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं वो काम जो दिसंबर 2025 में शुरू भी हो चुके हैं, यानी जो प्लेटफॉर्म नंबर 4A और 3A का जो पार्ट है उसके मॉडिफिकेशन के। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3A पूरी तरह से बंद करके जो रेलवे लाइन थी वो अप्रूव की जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A है जो करंटली 6 मीटर चौड़ा है वो अपग्रेड करके 10 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। 10 मीटर चौड़े प्लेटफॉर्म के बगल में जो लाइन होंगी जो करंटली प्लेटफॉर्म नंबर 3A कहलाती है, उसके ही वेस्ट में एक और प्लेटफॉर्म यानी होम प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3A जो लाइन है वो डबल डिस्चार्ज प्लेटफॉर्म बन जाएगी, यानी आप दोनों तरफ से ट्रेन में चढ़ या उतर सकते हो। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3A पे उतर के जो लोग विरार में बाहर जाते हैं उन्हें पूरा नॉर्थ एंड तक चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही बगल में आप एग्जिट करके रोड को या एक्सटर्नल सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इस काम का जो टारगेट है वो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे का टारगेट भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। प्लेटफॉर्म 4A जो आज 12 कुछ लोकल को संभालने लायक है उसे साउथ साइड में एक्सटेंड करके 15 कुछ कैपेसिटी का टर्मिनल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और इसी के चलते जो पहले विरार का स्टेशन मास्टर ऑफिस या बुकिंग ऑफिस हुआ करता था वो पूरी तरह से डिसमेंटल किया जा चुका है। हालांकि उसके टारगेट्स और भी है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4A के एक्सटेंशन के लिए, साउथ एक्सटेंशन के लिए ये जो फैसिलिटीज थी उनका डिसमेंटल किया जाना ज़रूरी था। हालांकि अभी हाई प्रायोरिटी पर काम प्लेटफॉर्म नंबर 3A के वाइडनिंग का चल रहा है, लेकिन जल्दी हमें 4A के एक्सटेंशन के काम भी देखने मिलेंगे। फिर आते हैं वापस प्लेटफॉर्म नंबर 3A की लाइन पे, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर चेंज ये होगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3A की जो लाइन जो नई ले की जाएगी वाइडन प्लेटफॉर्म के बगल में, उसे आगे कंटिन्यू करके करंट प्लेटफॉर्म नंबर 3 के साथ मर्ज किया जाएगा। इसके चलते प्लेटफॉर्म नंबर 3 का भी जो डेड एंड है जहाँ पर एक कर्वेचर है वो भी थोड़ा रियलाइन करके स्ट्रेट किया जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 3 की लाइन मर्ज करने के बाद एक सिंगल एंटिटी बन जाएगी, वो बनेगी डाउन सबर्बन लाइन, यानी मुंबई से दहानू की ओर जाने वाली लोकल लाइन। फिर आप सोचेंगे कि ये अगर डाउन सबर्बन यानी टुवर्ड्स दहानू की लाइन है तो अप सबर्बन कौन सी है या अप लोकल लाइन कौन सी है जो दहानू से मुंबई की तरफ जाएगी। तो करंट डे जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है उसे रिपर्पस करके और कुछ लाइंस को रीअलाइन करके वो बनेगी अप सबर्बन लाइन, यानी दहानू से मुंबई की ओर जाने वाली लोकल लाइन। फिर जो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 5 है वो बनेगी डाउन फास्ट लाइन या डाउन मेन लाइन, जो मुंबई दिल्ली राजधानी या मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं वो ट्रेन यूज करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 5 की लाइन। फिर जो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 6 है वो अभी जैसा है वैसा ही कॉमन लूप बना ही रहेगा, क्योंकि विरार से ओरिजिनेट होने वाले डाउन ट्रेन यानी जो शटल और पैसेंजर ट्रेन है वो तो आगे कंटिन्यू होने ही वाले हैं। तो उनके लिए एक टर्मिनेटिंग लूप या कॉमन लूप वो हमें लगने ही वाला है, जिसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है या ये जो लाइन है उसे रीपर्पस नहीं किया जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि लोकल लाइन अप डाउन हो गई, मेन लाइन डाउन हो गई, तो मेन लाइन अप कौन सी? तो जो हमने ईस्ट मोस्ट लाइन देखी थी जो करंट डे गुड्स या फ्रेट लाइन के लिए यूज होती है वो बनेगी अप फास्ट लाइन, यानी नॉर्थ साइड से यानी दिल्ली या अहमदाबाद साइड से मुंबई की तरफ या साउथ की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है वो इस लाइन से गुजरेगी। करंटली ये लाइन एक ब्रांच लाइन है, यानी ट्रेन को टर्नआउट लेके उसमें एंटर होना पड़ता है, लेकिन विरार के रीमॉडलिंग के तहत इसे कुछ इस तरह से रीअलाइन किया जाएगा कि जो नई फास्ट लाइन बनेगी विरार से दहानू के बीच में वो इसे डायरेक्टली कनेक्ट की जाएगी बिना किसी टर्नआउट के, जिससे ट्रेन क्लियरली और सीमलेसली और फास्ट यहाँ से गुजर पाए। लेकिन ये लाइन अगर अप फास्ट लाइन बनेगी तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसको प्लेटफॉर्म कहाँ से होगा, क्योंकि अप फास्ट लाइन से सिर्फ नॉन स्टॉपिंग ट्रेन ही नहीं गुजरती, कुछ ऐसी भी एक्सप्रेस या मेल ट्रेन है जो विरार रुकती है या जो फास्ट लाइन या फास्ट लोकल चलेंगी दहानू से मुंबई की तरफ, उनके लिए कहाँ पे हॉल्ट बनेगा। तो इसके लिए जो नया प्लेटफॉर्म बनेगा वो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के थोड़ा साउथ साइड, मतलब अगर रेफरेंस वाइज बोलूँ तो विरार ईस्ट के डीमार्ट के सामने बनेगा, और उसके काम यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। हमने इसके बारे में विरार डाउन रोड प्रोजेक्ट के कई सारे वीडियोस में देखा भी है। ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट मेन लाइन से कनेक्टेड नहीं रहेगा, इसकी जो हॉल्ट लाइन रहेगी वो एक ब्रांच लाइन यानी टर्नआउट वाली लाइन रहेगी, यानी अगर किसी ट्रेन को यहाँ पर रुकना है तो उसे टर्नआउट से होके अंदर आके प्लेटफॉर्म पे रुक के अपना हॉल्ट लेके फिर आगे कंटिन्यू करना होगा। वही जो ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकने वाली है वो मेन लाइन से आगे कंटिन्यू हो जाएंगी।
अब जब बात आती है बोरिवली विरार 5वीं और 6ठी लाइन प्रोजेक्ट की, तो जो 2 नई स्लो लाइन विरार में टर्मिनेट होंगी उसके लिए भी हमें प्लेटफॉर्म लगेंगे। तो उसके लिए पहला प्लेटफॉर्म बनेगा करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साउथ साइड में, यानी चर्चगेट साइड में। अब आप सोचेंगे ये तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, लेकिन 2 लाइन है तो दूसरा प्लेटफॉर्म कहाँ पे बनेगा? तो इसी नए प्लेटफॉर्म के और साउथ साइड, मतलब और चर्चगेट साइड, यानी जो नया बनने वाला डीमार्ट के बगल वाला प्लेटफॉर्म है उसके अपोजिट वेस्ट में बनाया जाएगा। मुंबई में अप डाउन करने वाले लोग जो है वो इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं जैसे बोरिवली की प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 है, उस तरह से कुछ इनका स्ट्रक्चर रहेगा। तो अगर हम एक बेसिक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम देखें तो एक लाइन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म होंगे। देखो, अगर यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन होगा तो हम ये अभी क्लियर करेंगे कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म नंबर कैसे होंगे। तो सबसे पहले ये जो सदर्न मोस्ट प्लेटफॉर्म है वो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 1। उसके आगे वाला जो नया प्लेटफॉर्म बनेगा वो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 2। फिर उसके आगे वाला जो प्लेटफॉर्म जो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 3। उसके आगे का प्लेटफॉर्म जो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 4। फिर उसके बगल वाला प्लेटफॉर्म जो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, जो फ्यूचर में डाउन स्लो लाइन जो आगे धानु तक कंटिन्यू होगा वो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 5। फिर जो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 4 है जो आज डाउन मेन लाइन के तौर पे यूज होती है, फ्यूचर में अब लोकल लाइन के तौर पे यूज होगी, वो प्लेटफॉर्म बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 6। फिर उसके बगल वाला प्लेटफॉर्म जो फ्यूचर में डाउन मेन लाइन के तौर पे काम आएगा वो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 7। उसके बगल वाला जो कॉमन लूप ही रहने वाला है वो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 8। फिर जो हमने अप मेन लाइन का ईस्ट साइड वाला जो डीमार्ट के बगल वाला प्लेटफॉर्म देखा वो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 9। फिर जो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A है वो फ्यूचर में भी सेम लॉजिक से नंबर किए जाएंगे, यानी जो सदर्न साइड के प्लेटफॉर्म है उनके आगे एक सफिक्स लेटर ऐड करके उन्हें नंबर किया जाएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म जो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 4A है वो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 6A, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 के आगे रहेगा। फिर जो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 3A है जो वाइडन अप होके फ्यूचर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 को आगे कंटिन्यू होगा वो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 5A। और फिर उसका जो डबल डिस्चार्ज काउंटर पार्ट है जो वेस्ट साइड में नया प्लेटफॉर्म बनेगा वो बनेगा प्लेटफॉर्म नंबर 5B। अब देखो, ये जो नंबरिंग का पार्ट है वो आफ्टर ऑल जोनल या डिविजनल डिसीजन पे डिपेंड रहता है। ये फिलहाल एक्सपेक्टेड या कंस्ट्रक्शनल बेसिस पे नंबरिंग की गई है, तो कंपलसरी नहीं है कि जो हमने अभी जो प्लेटफॉर्म नंबर डिस्कस किए वो उसी तरह से सेम टू सेम चले आए। लेकिन एटलीस्ट अभी आपको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये नंबरिंग ईजी है टू अंडरस्टैंड। इसमें एक और चीज नोटिस करने लायक है कि जब भी कोई मुंबई से दहानु लोकल लाइन से डायरेक्ट सर्विस नहीं रहेगी तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 कैन बी यूज्ड एज ए रिवर्सल प्लेटफॉर्म, जहां से विरार सर्विस रिटर्न जा पाएगी, जैसे करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 4 यूज होता है। वैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 5A और 5B के बीच की लाइन भी दहानु से विरार आई हुई ट्रेन को रिवर्स करने के लिए भी काम आ सकता है। अभी ये सब चीजें उस वक्त की सर्विस टाइम टेबल पे डिपेंड करता है, मतलब उस स्पेसिफिक टाइम पे कौन सी सर्विस रहेगी, कौन से विरार टर्मिनेट होने वाली रहेगी, वो तब डिपेंड करता है। लेकिन ये जो इतना लंबा प्लेटफॉर्म है जो कुछ डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म नंबर 5 कहलाएगा और कुछ डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म नंबर 5A कहलाएगा, वो मल्टीपर्पज यूज के लिए काम में लाया जा सकता है। अब ये जो रीमॉडलिंग के काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद कौन से प्लेटफॉर्म क्या यूज में आएंगे और कौन से कॉरिडोर कैसे री अलाइन किए जाएंगे ये हम जानते हैं। सबसे पहले विरार बोरिवली 5वीं 6ठी लाइन के प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले जो 2 नए लाइन हैं जो वेस्ट में बनाए जाएंगे वो तब के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आके एंड होके टर्मिनेट हो जाएंगे। फिर आगे तभी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 मुंबई से विरार तक चलने वाली ट्रेन के टर्मिनेशन प्लेटफॉर्म के लिए काम आएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो डाउन सबर्बन लाइन बनेगा, प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो अप सबर्बन लाइन बनेगा, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो डाउन मेन लाइन बनेगा, प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो एज वी डिस्कस्ड की कॉमन लूप ही रहेगा, और फिर जो एक्स्ट्रा लाइन है जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 के बगल से होके गुजरेगी वो बनेगी अप फास्ट या अप मेन लाइन। फिर जो करंटली विरार का प्लेटफॉर्म नंबर 4A है जो फ्यूचर में प्लेटफॉर्म नंबर 6A बनेगा, वो दहानु से विरार की ओर आने वाली 15 डब्बा लोकल्स के लिए एक टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। देखो, ये जो हमने नए प्लेटफॉर्म्स देखे, जो नए लाइंस देखे, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। अभी इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लाइन सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक
कामों के लिए यूज़ की जाएगी जो मैंने बताए। अगर फॉर एग्जांपल बोरिवली से विरार के बीच कोई स्लो लाइन से अगर ट्रेन आ रही है, उसे अगर हमें फ्यूचर में विरार के फ्यूचर वाले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, मतलब आज का अगर जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है वहाँ पे टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए एज पर द नीड्स जो टर्न आउट से एक लाइन से दूसरी लाइन को कनेक्ट करने के लिए वो काफ़ी सारे अलग अलग बनाए जाएंगे। अगर वो टर्न आउट्स अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट देखने लगे तो आप में उसका कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा और ये वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम उस एक्सपेंडेड या कन्फ्यूजन वाले पार्ट को नहीं देखेंगे। बस जो अब तक हमने ये जाना कि कौन से प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे और कौन सी लाइन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, वो एक मेजर कन्फ्यूजन लोगों में से दूर कर देगा। तो अगर हम एक सिंपल तरीके में देखें तो जैसे करंटली बोरिवली के नॉर्थ और साउथ में ऑपरेशन हो रहे हैं कि साउथ साइड में 3 कॉरिडोर है और नॉर्थ साइड में 2 कॉरिडोर, उसी तरह हमें फ्यूचर में विरार एरिया में देखने मिलेगा। साउथ साइड से 3 कॉरिडोर आएंगे और नॉर्थ साइड से 2 कॉरिडोर जाएंगे। देखो फिर एक बार आते हैं दोनों प्रोजेक्ट के कंपैरिजन पे। बात अगर सिर्फ विरार डाहनु रोड क्वाड्रुपलिंग की होती तो विरार के रिक्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें रहती कि जो हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 3A को कनेक्ट करने वाले हैं, उनके वजह से जो विरार के टर्मिनल प्लेटफॉर्म कम हो रहे हैं उसके कंपनसेशन में हमें एडिशनल टर्मिनल प्लेटफॉर्म ऐड करने पड़ते। लेकिन सिंस हमने ये भी जाना कि फ्यूचर का प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 5A जो एज पर नीड टर्मिनल प्लेटफॉर्म करके भी यूज़ किया जा पाएगा, तो हमें एडिशनल टर्मिनल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है नहीं। वही अगर हम देखें कि बोरिवली विरार 5-6 लाइन के लिए 2 हमें एडिशनल टर्मिनल प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे, जो हमने देखे कि फ्यूचर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 रहेंगे। अब आप लोगों में एक डाउट और रहेगा कि जो ओल्ड बुकिंग ऑफिस डिसमेंटल किया था, फिर जो वेस्ट साइड का स्काईवॉक का जो कनेक्शन है वो डिसकंटिन्यू किया था, और जो लाइन डायरेक्ट एक्सटेंड हो जाएगी उसके बाद जो करंट प्लेटफॉर्म नंबर 3 या फ्यूचर का प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एक्सेस लेना जो है वो कैसे किया जाएगा, तो उसका एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है जो विरार के रीमॉडलिंग में एक काफ़ी बड़ा फीचर है, जो होगा एक एलिवेटेड डेक। ये एलिवेटेड डेक विरार का जो करंट वाइडेस्ट फुटओवर ब्रिज है वहाँ से शुरू होगा और ये चलेगा करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 3A के ऑलमोस्ट नॉर्थ एंड तक। मतलब ये पूरा जो एरिया है उसमें हमें एलिवेटेड डेक बना हुआ दिखेगा। इस एलिवेटेड डेक पर काफ़ी सारी एमिनिटीज़ होंगी, जैसे एलिवेटेड बुकिंग ऑफिस, जो पैसेंजर रिजर्वेशन सेंटर होते हैं वो, ये सब रहेंगे, जिसके कारण नीचे प्लेटफॉर्म एरिया के साथ हमें ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेटिंग एरिया मिलेगा, जिसके चलते प्लेटफॉर्म पे होने वाली भीड़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने में काफ़ी मदद होगी। और आज अगर हमें करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने के लिए जो नैरो एंट्री से गुजरना पड़ता है उसकी जगह पे एक काफ़ी वाइडर एंट्री मिलेगी, और इसी एलिवेटेड डेक के साथ ही मिलेगा विरार की मेन एंट्री को एक नया अट्रैक्टिव डिज़ाइन का फसाड। हालांकि ये फसाड के डिज़ाइन पे हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फसाड की डिज़ाइन एज पर द फ्यूचर प्लान्स चेंज भी हो सकती है, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तभी उस पर फीचर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। लेकिन इस एलिवेटेड डेक के कारण पैसेंजर्स को नेविगेट करने में काफ़ी आसानी होगी। जो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 3A के साउथ एंड पे जो एक फुटओवर ब्रिज है उसे इस एलिवेटेड डेक से कनेक्ट किया जाएगा। इस एलिवेटेड डेक पर कई सारी जगहों पर एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स और स्टेयर्स रहेंगे जिससे आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाओगे। एडिशनली एक और फुटओवर ब्रिज का आर्म इस एलिवेटेड डेक को प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पे कनेक्ट करेगा। एलिवेटेड डेक कैसा होगा इसके एग्जांपल हमने कई सारे स्टेशनों पर MRVC ने किए हुए कामों में देखे ही है, जैसे खार रोड हो गया या बोरीवली हो गया, अंधेरी हो गया। इवन सेंट्रल रेलवे के नियर स्टेशन पे भी ऐसा ही एलिवेटेड डेक बनाया गया है। तो विरार का एलिवेटेड डेक भी कुछ उसी तरह से रहेगा। हालांकि ऐसा ही एक एलिवेटेड डेक आगे पालघर स्टेशन पर भी बनाया जाएगा, लेकिन उसके बारे में हम पालघर के रीमॉडलिंग के वीडियो में जानेंगे। ये तो हो गया MRVC का एक्सपेंशन प्लान, लेकिन इस एलिवेटेड डेक से जुड़ा एक और प्लान है जो फ्यूचर में विरार स्टेशन के वेस्ट के एरिया को काफी बदल देगा। वो है एलिवेटेड रिक्शा स्टैंड, जो इस एलिवेटेड डेक को कनेक्टेड रहेगा। लेकिन ये जो रिक्शा स्टैंड है वो MRVC के स्कोप के अंडर नहीं है, बल्कि ये VVMC यानी लोकल कॉर्पोरेशन है, उनके स्कोप के अंडर है। वो लोग इसे डेवलप और कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो वो ऑटो स्टैंड कैसा रहेगा, उसकी एंट्री कहाँ से होगी, उसकी एग्जिट कहाँ पे होगी, कितने ऑटो बेज होंगे, वो सब का जो डिटेल्स है वो VVMC के स्कोप में है। तो अभी फिलहाल मेरे पास वो डेटा अवेलेबल है नहीं। अगर फ्यूचर में मुझे वो डेटा VVMC से वैल्यूएबली मिल जाता है तो मैं ज़रूर उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन होपफुली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग MRVC's वर्क, इंक्लूडिंग VVMC के वर्क,
तो हमें पूरे एलिवेटेड डेक के साथ एक एलिवेटेड ऑटो स्टैंड भी मिलेगा। ये तो हो गए नए प्लेटफॉर्म और एलिवेटेड डेक। इसके अलावा भी कुछ नए फुटओवर ब्रिजेस भी इस रीमॉडलिंग के तहत बनाए जाएंगे। सबसे पहला आएगा जो फ्यूचर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 9 बनेगा, उसे कनेक्ट करने वाला एक ईस्ट वेस्ट ब्रिज। हालांकि दोनों ही प्लेटफॉर्म को बिना फुटओवर ब्रिज के एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इंटरचेंज करने के लिए हमें फुटओवर ब्रिज की जरूरत तो पड़ेगी। ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए हमें फुटओवर ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही थोड़े ही आगे बढ़ने पर नए बनने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 2 को इसी प्लेटफॉर्म नंबर 9 से कनेक्ट करने के लिए एक और फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। फिर जो सबसे उत्तर की ओर का जो रोड ओवर ब्रिज के बगल वाला एफओबी है, जो अभी कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरता, उसको नए बनने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 6A और 5A, मतलब आज के दिन में जो 3A और 4A है, उसके साथ एंट्री दी जाएगी और उसके काम तो अभी भी शुरू हो ही गए हैं। अब बढ़ते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के पार्ट की ओर। मतलब अब तक जिन्होंने ये वीडियो पूरी तरह से डिटेल में देखा है उन्हें तो समझ आ ही गया होगा कि ये काम कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितना ये काम सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है उससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट है इसका एग्जीक्यूशन। विरार जैसा एक हेवी क्राउड वाला स्टेशन जहाँ पर पूरे दिन पैसेंजर मूवमेंट्स हेवी फ्लो में शुरू रहती है, वहाँ पर ऐसे काम को अंजाम देना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर हम सिर्फ एक क्रेन भी प्लेटफॉर्म के एरिया में लाए तो आप समझ ही सकते हो कि पैसेंजर्स को मूवमेंट या सर्कुलेट करने में कितनी डिफिकल्टी हो सकती है। देखो, ऐसे कामों को एग्जीक्यूट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका इस फेज वाइज मैनर। अगर आप सोचोगे कि ये सारे काम हम एक साथ करेंगे, सब जो प्लेटफॉर्म के एक्सकावेशन के हो गए या फुटओवर ब्रिज के हो गए या जो एलिवेटेड डेक के हो गए, जो लाइन कनेक्शन के हो गए, तो उसके लिए टेक्निकली आपको विरार स्टेशन पूरी तरह से बंद रखना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। तो ऑब्वियसली ऐसे कामों को फेज वाइज मैनर में कंप्लीट किया जाता है। और इसके फर्स्ट फेज के काम तो दिसंबर 2025 में शुरू हो भी चुके हैं, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 3A को डिसकंटिन्यू करके उसको वाइडनिंग करके जो बगल में लाइन बनेगी उसको डबल डिस्चार्ज प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो फ्यूचर का प्लेटफॉर्म नंबर 5A और 5B पे जो एलिवेटेड डेक के जो कॉलम बनेंगे उनके भी इंस्टॉलेशन के काम इसी दौरान किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रेन की सर्विसेज तो आती नहीं, पैसेंजर मूवमेंट तो होती नहीं। अगर सब कुछ सही रहे तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 3 महीनों में ये काम पूरी तरह से कंप्लीट होके प्लेटफॉर्म नंबर 3A वापस सर्विस में लाया जा पाएगा। हालांकि इन 3 महीनों में ये लाइन डायरेक्टली आगे कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन जो वाइडनिंग और जो होम प्लेटफॉर्म के कंस्ट्रक्शन के काम है वो पूरे हो जाएंगे और पैसेंजर सर्विस में ये वापस लाया जाएगा। इस मॉडिफिकेशन वर्क के दौरान जो सर्विसेज प्लेटफॉर्म नंबर 3A से निकलती थी उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 4A से रवाना किया जाएगा। अभी दिन में कुछ बार ऐसा भी होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A दोनों साथ में ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन के लिए जो हमने पहले नॉर्थ वेस्ट साइडिंग देखी थी उसको काम में लाया जाएगा। यानी जो ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4A पे आएगी उसे बैक करके नॉर्थ वेस्ट साइडिंग में पार्क किया जाएगा। फिर जो दूसरी ट्रेन आएगी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4A से ही उसकी नेक्स्ट सर्विस बन के रवाना किया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4A खाली होने पे जो नॉर्थ वेस्ट साइडिंग में ट्रेन थी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4A पे लाया जाएगा, जहाँ से वो एज अ नॉर्मल सर्विस कंटिन्यू होगी। लेकिन दिन का एक पेयर ऑफ सर्विस ऐसा है जो 12 बजे और 12:20 को निकलने वाली विरार से दहानू की ट्रेन है। उन दोनों में जो म्यूचुअल गैप है वो काफ़ी कम है। यानी अगर कभी 12 बजे वाली ट्रेन किसी कारणवश थोड़ी लेट होती है तो उसको निकल के प्लेटफॉर्म नंबर 4A क्लियर करके जो टाइम बचेगा नॉर्थ वेस्ट साइडिंग से जो ट्रेन वापस आने का वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे प्लेटफॉर्म पे लोगों में अफरा तफरी मच सकती है। जिसके लिए जो ये 12:20 वाली ट्रेन है वो करंट डे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना की जाएगी। अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 कभी कभार मुंबई से विरार तक आने वाली सबअर्बन सर्विसेज के टर्मिनेशन के लिए भी यूज होता है, और इस 12:20 की ट्रेन को वहां से रवाना करने के दौरान जो दादर से विरार 15 कोच लोकल निकलती है उसे कुछ दिनों तक वसई तक ही चलाया जाएगा, जहां से वो वसई से दादर के लिए रवाना होगी। ये फेज 1 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फेज में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के साउथ में जो लाइंस है उन्हें रीअलाइन किया जाएगा। इसके लिए फ्यूचर में एज पर सूटेबल टाइम ब्लॉक्स लिए जाएंगे, जो हमें ऑनलाइन मीडियम्स के जरिए इन्फॉर्म भी किए जाएंगे। इस नेक्स्ट फेज के मॉडिफिकेशन का मेन टारगेट ये रहेगा कि करंटली जो स्लो कॉरिडोर है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आके खत्म हो जाता है।
अगर मुंबई साइड से आने वाली लोकल को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है तो टर्नआउट लेके यानी ब्रांच लाइन पे एंटर करना पड़ता है। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलना इज स्ट्रेट पाथ, लेकिन अगर हम डाउन सबर्बन लाइन यानी मुंबई से दहानू की ओर जाने वाली लाइन को देख रहे हैं जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आना चाहिए, तो उसे अगर हम टर्नआउट से लाए तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, जिसके लिए ये जो डाउन स्लो लाइन है जो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है वो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लाई जाएगी और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ब्रांच लाइन यानी टर्नआउट लेके एंट्री ली जाएगी। और फिर ये सेकेंड फेज का काम कंप्लीट होने के बाद फेज 3 का काम शुरू होगा, जो कि है नॉर्थ और साउथ के कामों को मर्ज करना, यानी जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो डायरेक्ट एंट्री बनेगी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लाइन के साथ मर्ज कर देना। अभी ये सारे जो काम हमने इन 3 फेजेस में देखे वो सारे काम हैं जिनके कारण पैसेंजर सर्विस थोड़ी बहुत ऑल्टर की जा सकती है। बाकी के काम जैसे एलिवेटेड डेक के इंस्टॉलेशन के काम हो गए या जो एडिशनल प्लेटफॉर्म के कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, उनके लिए तो नॉर्मल पैसेंजर सर्विस या पैसेंजर मूवमेंट्स को टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वैसे भी पैरेलली शुरू रहेंगे। जब तक ये फेज़ 2 के काम होंगे तब तक होपफुली हमारा जो एलिवेटेड डेक है वो भी रेडी हो जाएगा, जिसके कारण जो फेज़ 3 में एक्सकावेशन किया जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 3A को कनेक्ट करने के लिए, वहाँ से पैसेंजर को क्रॉस करने के लिए एलिवेटेड डेक पहले से ही मौजूद रहेगा, जिसके कारण पैसेंजर्स को यहाँ वहाँ आने जाने के लिए कोई बॉटलनेक एरिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद होने वाले एडवांटेजेस की ओर। मतलब ये कुछ इनकन्वीनियंसेस जो है वो सहन करने के बाद आपको इतना तो एक डाउट आ ही गया होगा कि ये सब कंप्लीट होने के बाद हमें एडवांटेजेस क्या क्या मिलेंगे। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कनेक्शंस का। बोरिवली से दहानू के बीच जो ये नए कनेक्शंस विरार के मॉडिफिकेशन के कारण बनेंगे, उससे एडिशनल सर्विसेज, एडिशनल पैसेंजर एमिनिटीज ऐड करने में काफ़ी आसानी होगी। फिर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, एक बड़ा एडवांटेज आता है विरार का एलिवेटेड डेक, जिसके साथ साथ विरार को एक अट्रैक्टिव फसाड भी मिलेगा और काफ़ी सारा सर्कुलेटिंग एरिया जो पैसेंजर क्राउड को सेग्रीगेट करने के काफ़ी काम आएगा वो भी बन जाएगा। इन सब के अलावा विरार स्पेसिफिक बेनिफिट देखें तो विरार को 4 नए होम प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं, यानी कि इन चारों प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको फुटओवर ब्रिज ही लेना पड़े या सबवे ही लेना पड़े। इन्हें आप बाहर से डायरेक्टली भी एक्सेस कर पाओगे। और इन चारों में एक प्लेटफॉर्म यानी जो फ्यूचर का प्लेटफॉर्म नंबर 9 बनेगा वो विरार का पहला ईस्टर्न साइड का होम प्लेटफॉर्म बनेगा। मतलब अभी तक विरार के ईस्ट से डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर आने के लिए हमें कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। आपको अगर ईस्ट से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आना है तो सबवे या फुटओवर ब्रिज का सहारा लेना पड़ता, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 9 आप डायरेक्टली बाहर से एक्सेस कर सकते हो। देखो, ये सब एडवांटेज जानते समय आपको ये तो डाउट आया रहेगा कि अरे ये तो बहुत साउथ में चला गया, प्लेटफॉर्म काफ़ी दूर चला गया। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, विरार को हम ईस्ट वेस्ट एक्सपैंड नहीं कर सकते और एलिवेटेड नहीं बना सकते लुकिंग एट द क्राउड जो विरार पे आती है। इस क्राउड में पैसेंजर्स को बिना डिस्टर्ब किए और सर्विसेज को बिना डिस्टर्ब किए ये सब एग्जीक्यूट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हमारे प्रीवियस वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स मिले कि विरार को काफ़ी साउथ तक खींचा जा रहा है जो काफ़ी इनएफिशिएंट होगा, ऐसे लोगों का मानना है। और कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि हमें विरार पूरी तरह से डिमोलिश करके नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या विरार नॉर्थ और विरार साउथ ऐसा कुछ बनाना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ कहने में या लिखने में आसान लगती है, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की तो ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल होती। ये सब चीज़ें एक्चुअल में लाने के लिए हमें विरार को प्रैक्टिकली बंद रखना पड़ेगा, जो आई डोंट थिंक कि एक सेन माइंड में पॉसिबल है, क्योंकि हम विरार स्टेशन बंद नहीं रख सकते इतना बड़ा रीमॉडलिंग करने के लिए। और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं होगी। अगर ये हम सोचे भी तो हमें पैसेंजर मोमेंट को भी कंटिन्यू रखना है और रीमॉडलिंग भी करनी है, जिसके लिए ये नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन काफ़ी एफिशिएंट तरीका हो जाता है। इसमें अगर हम नॉर्थ साइड देखें तो यहाँ पर यार्ड्स भी मौजूद है और वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। वही अगर हम साउथ साइड देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी वहाँ पे है और इससे विरार के प्लेटफॉर्म्स पर आने वाला क्राउड भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आज जो सदर्न साइड के रेसिडेंट है उनके लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है, वैसे ही फ्यूचर के जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 9 हैं वो भी उन लोगों के लिए काफ़ी काम में आएंगे जो विरार के सदर्न साइड में रहते हैं। और सिंस अभी अगर हम देखें तो आज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे काफ़ी कम सर्विसेज है, लेकिन विरार बोरिवली 5-6 लाइन होने के बाद जो सदर्न साइड के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फ्यूचर का प्लेटफॉर्म 1 हो गया, 2 हो गया या 3 हो गया, यहाँ पर काफ़ी सारी सर्विसेज रेगुलरली आया जाया करेंगी। तो ये जो नया लेआउट है वो हमें क्राउड के सेग्रीगेशन के लिए काफ़ी एफिशिएंटली काम आएगा।
आने वाले फ्यूचर में इन प्लेटफॉर्म के बाहर से भी जो एक्सटर्नल कनेक्टिविटीज़ यानी रिक्शा स्टैंड वगैरह है वो भी सेटअप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म नंबर 9 का ही एग्जांपल ले तो वहाँ पर जो उतरने वाले पैसेंजर्स है, जो वहाँ से बोर्ड करने वाले पैसेंजर्स है, वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो ऑटो स्टैंड वगैरह है, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और यही सेम केस जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 या 5B के साथ भी। नए होम प्लेटफॉर्म बनेंगे तो ऑब्वियसली नई एंट्रीज भी बढ़ेगी, जो डायरेक्ट एंट्रीज होती है। अब हम क्विकली देख लेते हैं विरार के इस रीमॉडलिंग के डेडलाइन की ओर। देखो, विरार रीमॉडलिंग एक सेपरेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग और विरार बोरिवली 5-6 लाइन के अंतर्गत बनाए जाने वाला एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है, जिसके कारण इसकी जो टाइमलाइन है या जो डेडलाइन है वो विरार बोरिवली 5th and 6th लाइन और विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग के साथ चलती है। यानी विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग के तहत होने वाले काम उसके डेडलाइन के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे और विरार बोरिवली 5th and 6th लाइन के अंदर होने वाले काम उसके रिस्पेक्टिव डेडलाइन में कंप्लीट किए जाएंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पूरा रीमॉडलिंग है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2028 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग 2027 के एंड का बताया जा रहा है, वही विरार बोरिवली 5वीं और 6ठी लाइन 2028 के एंड का बताया जा रहा है। लेकिन उसके पहले भी काफ़ी सारे नए एमेनिटीज़, नए सर्विसेज, नए फुट ओवर ब्रिजेस, नए एस्केलेटर्स लोगों के लिए फेज वाइज मैनर में ओपन किए जाएंगे, जिसके चलते विरार का जो रीमॉडलिंग है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए और ये पूरा का पूरा नया विरार स्टेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीटेड माना जाए। और अगर हम MRVC के काम के पेस की या काम की स्पीड की बात करें तो हमने विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट में, विरार बोरिवली 5th-6th लाइन प्रोजेक्ट में और पनवेल कर्जत सबअर्बन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में MRVC का स्पीड तो देखा ही है। तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो काम है वो एक्सपेक्टेड डेडलाइन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो विरार स्टेशन के रीमॉडलिंग के तहत। देखो, मैं जानता हूँ कि आप लोगों में कई सारे कन्फ्यूजन, कई सारे ऑब्जेक्शन, कई सारे क्यूरियोसिटीज़ रहेंगे। अभी ऑब्जेक्शंस तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जो क्यूरियोसिटीज़, कन्फ्यूजन्स या डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं यूजुअली कोई भी जेन्युइन और सेंसिबल कमेंट अनआंसर्ड नहीं छोड़ता। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद और पूरी तरह से समझ में आया हो। ऐसे ही वीडियोस हम आने वाले फ्यूचर में और भी कई सारे स्टेशंस के लिए देखने वाले हैं, चाहे वो विरार डहाणू रोड क्वाड्रुपलिंग वाले हो या विरार बोरिवली 5th-6th लाइन वाले हो या फ्यूचर में कवर करने वाले और भी कई प्रोजेक्ट्स हो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।